नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की, और हमारा जो पाठ चल रहा है अध्याय 1। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से। इस वंश में महान शासक हुए राजा हर्षवर्धन, उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से अध्यापन करना है। टॉपिक शुरू करने से पूर्व मेरा आग्रह है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कक्षा 10 के बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो शुरू है आज का जो हमारा टॉपिक है वर्धन वंश। वर्धन वंश को पढ़ने से पूर्व थोड़ा पूर्व की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद, लगभग गुप्त साम्राज्य 550 ईस्वी में समाप्त हो गया था। उसके बाद भारत पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। गुप्तों के सामंत या छोटे जो राजा थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अलग अलग राज्यों की स्थापना कर ली। अर्थात जो भारत था पुनः छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन 6वीं शताब्दी ईस्वी में पुनः एक वंश जिसका नाम है पुष्यभूति या वर्धन वंश, जिसने पुनः भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, उसे वापस एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी रहे। तो हम उसी वंश के बारे में पढ़ेंगे, वर्धन वंश के बारे में। जो पुष्यभूति वंश है, जो वर्धन वंश है, इसका जो मूल स्थान है, इस वंश की जो स्थापना है वो थानेश्वर। कहां पे हुई? थानेश्वर में इसकी स्थापना हुई। थानेश्वर वर्तमान में जो हरियाणा है, हरियाणा के करनाल क्षेत्र में आता है। इसको थानेश्वर भी कहा जाता है वर्तमान में। तो यहां पर इसने इस वंश की जो स्थापना है पुष्यभूति, किसने की? पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की। इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। ठीक है, जो पुष्यभूति वंश है, जो वर्धन वंश है, इस वंश का जो इतिहास हमें जो प्राप्त है, इतिहास की जो हमें जो जानकारी मिली है, वो अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे साहित्यिक स्रोत है ना, पुरातात्विक स्रोत है, विदेशी लेखकों के जो स्रोत है, उनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। जैसे सबसे पहले जो साहित्यिक रचनाएं हैं, जैसे खुद हर्षचरित्र की जो रचनाएं हैं, उनसे भी इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, साम्राज्य की प्राप्त होती है ना। जो बाण भट्ट था, बाण भट्ट ने जो 2 पुस्तकें लिखी, हर्षचरित्र और कादम्बरी, उससे भी इस साम्राज्य की और यहाँ के राजाओं की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो विदेशी इतिहासकार है, विदेशी लेखक हैं, जैसे ह्वेन-त्सांग है, जो कि वर्धन वंश हर्षवर्धन के समय ही भारत आया था, उसके ग्रंथ सी युग की से भी बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। साथ ही इत्सिंग है, उसके विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है। जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे ऐहोल अभिलेख है, ताम्रपत्र हैं, कुछ मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, उन सबसे इस वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस वंश के बारे में भी विद्वानों का कुछ मतभेद है। कुछ बोलते हैं ये क्षत्रिय थे, कुछ बोलते हैं ये वैश्य थे, है ना, कुछ बोलते हैं कि ब्राह्मण थे। ऐसे मतभेद भी आता है। जैसे ह्वेन-त्सांग और जो एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, उस ग्रंथ में इनको वैश्य बताया गया है। तो इस प्रकार से इसकी ये सामान्य जानकारी होगी। अब हम पढ़ते हैं इसको विस्तृत रूप से। मैंने बता दिया आपको कि इस वंश की जो स्थापना थानेश्वर में हुई, और इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यभूति थे। 6वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना हुई, है ना। जो पुष्यभूति था वो इतना महान शासक नहीं रहा, एक छोटा शासक रहा होगा, किसी के अधीन रहा होगा, है ना। पुष्यभूति के बाद जो शासक हुए, पुष्यभूति के बाद उन शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। बस कुछ एक अभिलेख और कुछ एक ही स्थानों पर इन शासकों के बारे में हमें पता चलता है। जैसे पूर्व के कुछ 4-5 शासकों के नाम उसकी वंशावली में मिलते हैं, जैसे पुष्यभूति, और कुल अन्य 4 नाम इस वंश के, जैसे नरवर्धन है, राज्यवर्धन है ना, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। इस राज्यवर्धन को राज्यवर्धन फर्स्ट कहा जाता है, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। इस प्रकार से इन 5 शासकों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। और जो इनकी जानकारी, इन राजाओं की जानकारी, वो हमें कहां से प्राप्त होती है?
जो हर्ष के बांसखेड़ा ताम्रपत्र, एक तो जो हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र है, एक सोनपत की जो तांबे की मुद्रा है उससे, और नालंदा से जो प्राप्त मुद्राएं हैं उससे, और मधुबन अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यभूति, नरवर्मन, है ना, आदित्य वर्मन, प्रभाकर वर्धन, ऐसे कुछ राजाओं के वंश वाले के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश का जो सबसे पहला शक्तिशाली जो शासक था, है ना, प्रथम जो शक्तिशाली शासक था वो था प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। हमें कैसे पता चलता है कि ये शक्तिशाली था? तो जो इसकी उपाधियां थी, इसने जो इसके सम्मान में जो उपाधियां लगाई हुई थी वो थी परम भट्टारक और महाराजा गिरिराज। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उपाधियां वही शासक धारण करते थे जो महान थे, जिसका साम्राज्य विशाल था, जिन्होंने बड़े युद्ध किए। परम भंडारक और महाराजा गिरिराज की उपाधि इन्होंने धारण की। प्रभाकर वर्धन के बारे में कहा गया है कि ये सिंह यानी हूण रूपी हिरण के रूप में सिंह, है ना, जैसे दे रखा है इसमें, हूण रूपी हिरण के लिए वे सिंह है ना, और जैसे गांधार राज रूपी गज के लिए वो तेज बुखार है ना, सिंध राज के लिए वो जवर है। तो ऐसा बताया गया उसकी महानता के बारे में कि उसने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम यशोमती देवी था। क्या नाम था? यशोमती देवी था। और इसके 3 संतानें हुई, 2 पुत्र थे और 1 पुत्र थी। बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, उससे छोटा हर्षवर्धन और पुत्री का नाम राज्यश्री। याद रखने वाली बात है, इन तीनों से ही इस पाठ का इतिहास बनता है। बड़ा बेटा राज्यवर्धन, छोटा बेटा हर्षवर्धन और पुत्री राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन बड़ा ही कूटनीतिज्ञ भी था, उसको पता था कि युद्ध के द्वारा ही साम्राज्य विस्तार नहीं किया जा सकता, तो उसने अनेक राज्यों से मैत्री संबंध भी बनाए, और मैत्री संबंध में उसने कन्नौज का जो राजा था मौखरी वंश का, गरेवर्मा या गरेवर्मन के साथ उसने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कर दिया। विवाह करने का क्या कारण था कि उस समय जो कन्नौज था वो शक्तिशाली था, है ना, तो उसने सोचा कि इस राज्य से अगर हमारे संबंध स्थापित हो जाएंगे, मैत्री संबंध, तो दूसरे राज्यों को जीतने में हमें सफलता मिलेगी। इसी को देखते हुए गरेवर्मन से, जो कि कन्नौज का शासक था मौखरी वंश का, उसके साथ उसकी पुत्री राज्यश्री का विवाह कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि जो प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन के अंतिम समय में हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण गुप्तों के शासन काल से ही चल रहा था, तो इनके समय में भी, प्रभाकर वर्धन के समय में भी हूणों का आक्रमण हुआ। उस आक्रमण को दमन करने के लिए, इस आक्रमण का खात्मा करने के लिए अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को इसने भेजा। हर्षचरित बाणभट्ट में ये भी आता है, हर्षचरित में आता है कि राज्यवर्धन बड़ी सेना लेकर हूणों का दमन करने के लिए जाता है। उसके पीछे पीछे जो उसका छोटा भाई होता है हर्ष, वो भी घोड़ों की सेना लेकर जाता है, लेकिन वो हिमालय के क्षेत्र में आखेड़ खेलने लग जाता, शिकार करने लग जाता। और इसी समय एक राजदूत के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि प्रभाकर वर्धन की जो तबीयत है बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। ये बात जब हर्षवर्धन को पता चलती तो हर्षवर्धन पुनः अपने पिता के पास आ जाता है, और पिता के पास आके देखता है कि उसका पिता जो बहुत ही बीमार है ना, बिल्कुल मृत्यु के समीप आ गया है, और उसका जो इलाज है, उस समय के जो प्रसिद्ध वैद्य थे, चिकित्सक थे, जैसे रसायन नाम आता है, सुषेण नाम आता है, वो उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। ये बात जब राज्यवर्धन को पता चली तो राज्यवर्धन भी तुरंत दौड़ा आया, और जब वह आके देखा तो तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अपने पिता की मौत को देखकर राज्यवर्धन बड़ा ही दुखी हुआ, बहुत ज्यादा शोक में डूब गया, और वो कहने लग गया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, सज्जन बनूंगा, ऐसी वो बातें करने लग जाता है। लेकिन इसी समय एक दूत आकर ये कहता है कि जो मालवा का शासक है देवगुप्त और जो गौड़ शासक है शशांक, है ना, इन दोनों ने मिलकर कन्नौज के राजा गरेवर्मन की हत्या कर दी है और कन्नौज पर अधिकार कर लिया है, और आपकी जो बहन है राजेश्री उसको कैद में डाल दिया। जब ये बात राज्यवर्धन को
मिलती है, पता चलती है, तो राज्यवर्धन बड़ा ही क्रोधित होता है। क्रोधित होकर वह एक विशाल सेना लेकर देवगुप्त और शशांक को पराजित करने निकल जाता है और हर्षवर्धन को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर जो राज्यवर्धन होता है बड़ा ही शक्तिशाली होता है। उसने मालदेव जो मालवा के जो शासक थे देवगुप्त को परास्त करके उसको मौत के घाट उतार देता है। और जब वे इसको मौत के घाट उतारने के बाद शशांक को हराने के लिए जाता है तो शशांक समझ जाता है कि उसकी हार निश्चित है, तो उसने कूटनीति और छल का सहारा लिया। कूटनीति और छल का सहारा लेकर उसने राज्यवर्धन को यह संदेश भिजवाया कि मैं तो आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, मैं तो अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ और हम साथ मिलकर शासन करेंगे। ऐसे उसको बुलाकर भोजन पे बुला लेता है। जब बिना हथियारों के राज्यवर्धन उसके भवन में पहुंच जाता है तो वहां पर शशांक उसको मौत के घाट उतार देता है। मैं शशांक के बारे में यह बताना चाहूंगा आपको, ये वही शासक है ना, भगवान शिव को मानने वाला शासक और बौद्ध धर्म का बड़ा ही दुश्मन ये माना जाता है। इसी के बारे में शशांक के बारे में कहा जाता है कि इसी ने जो बोधिश वृक्ष था बोध गया में उसको कटवा के गंगा नदी में फिकवा दिया था, है ना। बाद में वहां पे जो उस वृक्ष की जगह कट गया था वहां पर राजा हर्षवर्धन ने अशोक मगध के राजा के द्वारा अशोक का जो अंतिम वंशज था, कोई पूर्णम वर्धन नामक नाम था, उसको वहां पे बुलाया और लगभग हजारों गायों के दूध से उस वृक्ष को सींचा, तब जाके वो पुनः वो वृक्ष जीवित हुआ। ऐसा बताया जाता है, किताबों में बताया गया है ना। ठीक है, ये वही शशांक है जिसने बौद्ध धर्म की बहुत सारी वस्तुओं को, स्तूपों को नष्ट कर दिया, गंगा नदी में फिकवा दिया। अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तब मात्र हर्षवर्धन 16 वर्ष का रहता है, उसे बहुत ही बड़ा दुख होता है। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है हर्षवर्धन। कौन शासक बनता है? हर्षवर्धन। और अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, जो कि एक महान शासक और महान शासक हुआ है। हर्षवर्धन का जो शासन काल है 606 से 647 माना जाता है। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात मात्र 16 वर्ष की आयु में वर्धन वंश का शासक बनता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब शासक बनता है तो उसका जो साम्राज्य उसे जो मिलता है वो बहुत ही विकट परिस्थितियों में प्राप्त होता है और उसके समक्ष अनेक चुनौतियां रहती है। उस चुनौतियों में से जो मुख्य रूप से जो 2 चुनौतियां हैं, शशांक को मारकर भाई की हत्या का बदला लेना तथा दूसरी राज्यश्री को छुड़ाना। तो आपको याद है बच्चों कि शशांक ने किस प्रकार से छल और कपट से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी और उसकी बहन राज्यश्री को कारावास में डाल दिया था। तो ये बड़ी समस्याएं उसके सम्मुख थी हर्षवर्धन के। और साथ ही जो उसे साम्राज्य उस समय जो मिला वो थोड़ा अव्यवस्थित था और पड़ोसी जो राज्य थे उन्होंने भी विद्रोह कर रखे थे, तो उनको भी सही रूप से उन्हें अपने राज्य में मिलाना बड़ी चुनौतियां थी। 2 चुनौतियां मुख्य थी, ये परीक्षा में पूछी जाती है ना। 2 चुनौतियां मुख्य थी। जब हर्षवर्धन शासक बना, हर्षवर्धन पहले से ही अच्छी शिक्षाओं से युक्त था। वो अपने मामा के बच्चों के साथ अच्छी शिक्षा, उसने शस्त्र और शास्त्र की अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करी हुई थी, है ना। कुशल राजा था वह, है ना। राजा बनते अशोक ने दिग्विजय नीति, है ना, युद्ध अभियान प्रारंभ किए, साम्राज्य विस्तार की नीति उसने सबसे पहले ये शपथ ली राजा बनते ही कि मैं इस पृथ्वी से कुछ ही दिनों में गौड़ राज्यों को खत्म कर देगा, अर्थात इस पृथ्वी से कुछ ही दिनों में गौड़ों को मैं खत्म कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो घी में, आग में जलते घी के समान में पतंग के रूप में जलकर अपनी जान दे दूंगा। ऐसी शपथ लो लेता और साथ ही कहता है कि जितने भी जो उत्तरांचल है, आस्तींचल, ये सभी शासक मुझे या तो कर दे नहीं तो तलवार के बल पर वो मुझसे लड़े। ऐसी उसने शपथ ली और अपनी दिग्विजय नीति का अभियान किया। सबसे पहले उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक पर आक्रमण किया। शशांक पर आक्रमण करने के लिए उसने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मित्रता की, उससे दोस्ती की, क्योंकि भास्कर वर्मा भी शशांक का विरोधी था। इसलिए विरोधी है ना, विरोधी का मित्र होता है। इसलिए उन दोनों के बीच में हर्षवर्धन के और
भास्कर वर्मा या भास्कर वर्मन के बीच में मित्रता हो जाती है और इसकी सहायता से वे शशांक को पराजित करने के लिए निकलता है। शशांक को पराजित करने के लिए निकलता है तो बीच मार्ग में ही उसकी जो मामा का लड़का ढूंढी जिसका नाम रहता है वो सेना लेकर उसको मिल जाता है और वो बताता है कि राज्य श्री विंध्याचल के पर्वतों की ओर चली गई है ना, उसको वहां से छोड़ दिया गया और वो भटकती भटकती विंध्याचल के पर्वतों की ओर चली गई। तो हर्षवर्धन ने एक सेना उसके मामा के लड़के के साथ छोड़कर वो खुद स्वयं अपने बहन को ढूंढने निकल जाता है। उसकी बहन एक बहुत विकसित दिवारकर की मदद से प्राप्त होती है और अंत समय में जब वो चिता पर जलने अपने आप को मारने वाली होती है, सती होने वाली होती है, उस समय उसको वो बचाता है और उसको समझा बुझा के वापस पुणे थानेश्वर लाता है। और फिर बाद में उसने इधर भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन की जो सेना संयुक्त सेनाओं ने मिलकर शशांक को हरा दिया था। शशांक यहाँ से चला गया था। इसके बारे में पूरी और स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया, उसको मारा या क्या, उसकी जो स्पष्ट जानकारी उसका अभाव है। लेकिन ये कहा जाता है कि बाद में शशांक को ये हरा देता है और ये शशांक इस राज्य को कन्नौज को छोड़कर चला जाता है और बाद में कन्नौज पर अधिकार हर्षवर्धन कर लेता है। कन्नौज पर हर्षवर्धन और उसकी बहन राजश्री दोनों मिलकर शासन करते हैं। इसके बाद में उसका जो दिग्विजय अभियान है उसमें दूसरी बार फिर आक्रमण किया वल्लभी, जो सौराष्ट्र राज्य है वल्लभी है ना, जो वल्लभी का राज्य है यहाँ इधर सौराष्ट्र, यहाँ पर वल्लभी नरेश थे दूरसेन सेकंड। कौन थे? दूरसेन सेकंड। उसके विरुद्ध भी हर्षवर्धन ने अभियान किया और दूरसेन को हरा दिया। दूरसेन भागकर गुर्जर शासक के यहाँ शरण ले ली थी, लेकिन बाद में दूरसेन और इन्होंने एक गुट बना लिया था 2-3 शासकों ने मिलकर। तो फिर बाद में हर्षवर्धन ने इससे मित्रता कर ली और अपनी पुत्री का विवाह दूरसेन द्वितीय के साथ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने युद्ध करके जीत के उसे वापस अपना मित्र बना लिया। फिर बाद में एक और आक्रमण वो करता है चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय पर। इसमें हर्षवर्धन हार जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें महान शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित होता है और इसकी जानकारी हमें मिलती है एहलोल अभिलेख से, है ना, कि इस अभिषेक से ये जानकारी प्राप्त होती है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित कर देता और इस पराजय और इस विजय के उपलक्ष्य में वह परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इसके बाद हर्ष ने सिंध और पूर्वी राज्यों पर भी आक्रमण किया है। इधर चालुक्य से वो परास्त हो जाता है ना हर्षवर्धन। फिर इसने सिंध की ओर भी आक्रमण किए, है ना, फिर इसने पूर्व की ओर भी आक्रमण किए। सिंध की ओर के आक्रमणों के स्पष्ट जो उल्लेख है वो हमें प्राप्त नहीं होते। पूर्व के आक्रमण में उन्होंने बताया था कि जो कामरूप का शासक था भास्कर वर्मन, उसके साथ उसके अच्छे मित्रता पूर्वक संबंध थे। लेकिन एक बार जो भास्कर वर्मन था, इसके समय में जो चीनी यात्री हेवेनसांग वो इसके दरबार में आया हुआ था और इसके दरबार में हेवेनसांग की जो बातें हर्षवर्धन को पता चली तो हर्षवर्धन ने एक लेटर लिख के कहा कि मुझे हेवेनसांग को सौंप दो। तो भास्कर वर्मा ने ये कह दिया कि मैं अपना सिर दे सकता हूं लेकिन हेवेनसांग नहीं दे सकता हूं। तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हर्षवर्धन होता है और उसको कहता है कि आपका सिर ही मुझे भेज दो, सिर ही मुझे भेज दो। लेकिन बाद में भास्कर वर्मा डर जाता है और खुद स्वयं हेवेनसांग को लेकर वो अपने यहाँ हर्षवर्धन के पास आ जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन ने बाद में अपनी राजधानी है किसको बना लिया था? कन्नौज को उसने राज्य की अपनी राजधानी बना लिया था। कन्नौज को उसने अपनी राज्य की राजधानी बना लिया था। जो हर्ष का जो राज्य था, हर्ष का राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत तक फैला हुआ था, उत्तर में हिमालय पर्वत तक फैला हुआ था तथा दक्षिण में जो नर्मदा नदी है, दक्षिण में जो नर्मदा नदी यहाँ तक फैला हुआ था तथा पूर्व में जो उड़ीसा और गंजाम का ये तट है यहाँ तक फैला था। पश्चिम में वातापी वल्लभी के राज्यों तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था और इस विशाल साम्राज्य की जो राजधानी उसने बनाई थी, क्या? कन्नौज राजधानी उसने बनाई। ठीक है, हर्ष ने इन सबको जीतने के बाद में
राजधानी कन्नौज को बनाया और फिर बाद में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की इसने? अपने पिता के समान महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की। तो हर्षवर्धन था शुरू में शिव का उपासक था, वह सूर्य की पूजा करता था, है ना। लेकिन बाद में ह्वेनसांग के प्रभाव में और अपनी बहन राजेश्वरी के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर ले। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी वो धर्म सहिष्णु था, है ना। वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, है ना, ब्राह्मणों का, है ना, सबको साथ लेकर चलता था। अब इसके समय में जो सबसे बड़ी जो दो बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हर्ष जग प्रसिद्ध हुआ। पहली है कन्नौज धर्म सभा। जब ह्वेनसांग का जो कार्यकाल है, जो समय है 629 से 645 तक वो भारत में रहा। 629 में भास्कर वर्मा उसको लेकर यहाँ आते हैं, है ना, कन्नौज। और उस समय में वो एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करता है राजा हर्ष बहुत बड़ी सभा का आयोजन करता है। उस सभा में वो सभी धर्मों के लोगों को बुलाता है, उन सभी धर्मों के लोगों को खूब दान दक्षिणा करता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म के महायान पंथ की, महायान संप्रदाय की बड़ी संगोष्ठी होती है और इसका जो प्रधान लीडर होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो ह्वेनसांग ही होता है ना। ह्वेनसांग इसकी अध्यक्षता करता है और ह्वेनसांग शस्त्रार्थ करता है। शस्त्रार्थ से मतलब वो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछता है और ऐसे उत्तर देता है ना, जिससे कि बौद्ध धर्म को महान साबित वो करने का प्रयास करता है ना। ऐसा बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। उस आयोजन में खूब सारे लोग आते हैं, बहुत बड़ा भव्य आयोजन ह्वेनसांग अपनी पुस्तक में करता है। और इस पुस्तक में कहता है कि सभी देशों के 18 देशों के राजा, है ना, और ये पूरे विशाल साम्राज्य के जो सेनापति है वो लोग इसमें आते हैं, ब्राह्मण, जैन, सभी प्रकार के भिक्षु भिक्षुणियां इसमें आती है और बड़ा ही धर्म सभा आयोजित होती है। इस आयोजित सभा में ह्वेनसांग इसका प्रधान होता है और बहुत सारे विचार विमर्श होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ह्वेनसांग के विरुद्ध नहीं बोलता है। हर्षवर्धन पहले ही कह देता है कि अगर मेरे इस प्रधान अधिकारी को अगर कोई गलत कहता है तो उसको मृत्युदंड, उसकी जीभ काट ली जाएगी, ऐसे बताया जाता है। अर्थात किसी को बोलने का मौका नहीं देते और इसमें महायान संप्रदाय की बहुत बड़ी बातें होती है ना। इसमें भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है ना, ऐसा बताया जाता है। इसी के समय में एक होती है प्रयाग महासभा। प्रयाग महासभा वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा और यमुना के संगम पर इस सभा का आयोजन हर 5 वर्ष में होता है। हर 5वें वर्ष में इस सभा का आयोजन होता है और इस सभा में देश के सभी धर्मों के, राज्य के सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी जाती है। पहले दिन बौद्ध भिक्षुओं को, दूसरे दिन जैन को, तीसरे दिन ब्राह्मणों को, चौथे दिन, है ना, निर्धनों को, गरीबों को, उन सबको दान दक्षिणा दी जाती है। और ह्वेनसांग जब चीन जा रहा था तो उसको रोक लिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इस सभा को देखे जाए। इस सभा का वर्णन ह्वेनसांग भी करता है, इस सभा में रहता है। इस सभा होने के बाद ह्वेनसांग अपने देश चीन वापस चला जाता है। इस सभा के बारे में कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन इतना दान देता है कि उसके जो राजकोष है वो खाली हो जाता है। यहाँ तक कि जो उसके पहनने के कपड़े हैं, यहाँ तक कि उसकी जो बहुमूल्य खुद की उपयोगी चीजें, उनको भी वो दान में दे देता है। ये बहुत बड़ी बात आती है हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन खुद बड़ा ही संस्कृत का विद्वान होता है ना, लेखक होता है। उसने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी नाटकों की रचना की, तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, उसने 3 नाटक की रचना की। फिर हर्षवर्धन के जो दरबारी था बाण भट्ट, उसने कादम्बरी और हर्ष चरित्र की रचना की। इसके अलावा भी बहुत सारे लेखक इसके समय में थे, जैसे मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान। ये भी इस समय के अनेक लेखक हुए जिन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की। अपने पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी हम इनका प्रयास करें, ठीक है। फिर एक मोस्ट बात आती है कि जो यूरोपीय लेखक होते हैं, जो यूरोपीय इतिहासकार है, वो हर्षवर्धन को
हिंदू काल का अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हिंदू काल का अकबर कहते हैं। 647 ईस्वी में निसंतान हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही इस साम्राज्य का अंत हो जाता है और ये साम्राज्य विघटित हो जाता है। और फिर बाद में कन्नौज को लेकर, है ना, 3 त्रिकोणीय संघर्ष, 3 राजवंशों में युद्ध होता है कन्नौज को प्राप्त करने को लेकर, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष का इतिहास में कहा जाता है। वो इसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, दोस्तों, हमने वर्धन वंश में मुख्य रूप से जो हर्षवर्धन है इसके बारे में हमने पढ़ा। हर्षवर्धन को जो ह्वेनसांग है वो शिलादित्य के नाम से पुकारता है, उसको शिलादित्य भी कहते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है शिलादित्य किसका नाम है? तो हर्षवर्धन को ही, है ना, शिलादित्य कहा गया है। हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 50 बार इसके क्वेश्चन पूछे गए। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। उसकी पुस्तक का नाम सीयूकी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मुख्य बातें हैं हर्षवर्धन की। दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।